नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 9, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि ये जो वीडियोस हैं वो मैं डिटेल में बना रही हूँ ताकि आपको हर कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये प्रोनाउन का टॉपिक जो है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का टॉपिक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको खूब सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम पहले कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। इट इज़ वेग यानी अस्पष्ट एंड नॉट डेफिनेट। देखिए, इनडेफिनेट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो ये हिंदी में अगर हम बात करें तो ये अनिश्चित सर्वनाम है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट को रेफर नहीं करते हैं। ये अस्पष्ट होते हैं, इनसे हमें क्लियर नहीं पता चलता कि किसकी बात हो रही है। अब देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं ऐसे प्रोनाउंस। Some typical indefinite pronouns are all, another, any, anybody, anyone, anything, each। अब देखिए, जितने भी प्रोनाउन अब पढ़ रहे हैं ना, इनसे ये नहीं क्लियर हो रहा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल उठाते हैं, anybody। तो anybody का मतलब से क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी बात हो रही है, बट anybody यानी कोई तो है। उसके बाद देखिए, एवरीबडी है, एवरीवन है, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड समवन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। देखिए, समवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, समवन ate the last slice of mango। मैंगो का सीजन चल रहा है तो बिल्कुल आपके मुंह में पानी आ गया होगा। We know that the pronoun someone refers to human being but we don't know any other information about them। देखिए, someone जो शब्द है, जो प्रोनाउन है, उससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, बट कौन है या कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इससे नहीं मिल रही है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वेगली और जनरली रेफर टू अ पर्सन और थिंग। तो किसी व्यक्ति या वस्तु से रिलेटेड ये होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट। तो देखिए, इसमें सम जो शब्द है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी हैज स्टॉलन माई बैग। तो इसमें समबडी। और नोबडी विल लिसन यू, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कैन आई गेट समथिंग टू ईट। तो इस जो लास्ट सेंटेंस है उसमें समथिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो देखिए, समथिंग का मतलब कई बार तो हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमें क्या खाना है। तो ये सेंटेंस जो है वो बहुत वर्थ है। और स्पेशली अब जो समर वेकेशंस हो रही हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मम्मीज़ को बहुत बॉदर करने वाले हैं इसी सेंटेंस से, दैट कैन आई गेट समथिंग टू ईट। उनको खुद को नहीं पता होता है, वो खुद वेग होते हैं, अस्पष्ट होते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें क्या खाना है। तो सेम सेंटेंस, यू आर गोइंग टू आस्क योर मदर सेवरल टाइम्स। अब देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट न्यूमरल्स एडजेक्टिव। तो इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन दोनों में आप थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, क्लियर करके चले कि जब प्रोनाउन यूज़ होता है उसके बाद नाउन का कोई काम नहीं होता, मतलब उसके बाद नाउन यूज़ नहीं होता है। और एडजेक्टिव है, उसके बाद हर हालत में नाउन आपको मिलेगा। यही डिफरेंस होता है। आप इसी तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, प्रोनाउन जो है वो तो खुद ही एक ऐसा शब्द होता है जिसको नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर नाउन ही वहाँ पे नहीं होगा तो एडजेक्टिव जो है वो किसको मॉडिफाई करेगा। तो ये निश्चित है कि एडजेक्टिव जहाँ पर भी होगा उसके जस्ट बाद नाउन ज़रूर आपको मिलेगा। तो देखिए, मैं ये डिफरेंस जो है वो इसीलिए आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक ही शब्द को दो तरीके से अगर सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है तो वो दोनों वहाँ पर अपना कौन कौन सा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक इंसान होता है, कोई भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो भी तो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे आप अपनी मदर को ही ले लीजिए।
आपकी मदर है, एट द सेम टाइम शी इज़ योर मदर, और सेम टाइम पे शी इज़ समवन्स वाइफ, आपके पापा की वाइफ भी हैं वो, और भी बहुत सारे, हालांकि माँ की तो चलिए क्या बात करेंगे, अभी अभी मदर्स डे गया, इवन कल ही मदर्स डे था, तो उनके तो मल्टीपल रोल्स होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारे रोल्स प्ले करती हैं। इतने रोल्स तो सम, ऑल या किसी भी तरह के प्रोनाउन जो है वो नहीं कर पाएंगे, बट एनी हाउ हमें प्रोनाउन का रोल देखना है और सेम वर्ड का जो रोल है वो एज एन एडजेक्टिव देखना है दूसरे सेंटेंस में। तो सम आर बोर्न ग्रेट, तो इसमें देखिए सम जो है उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे खुद जो सम शब्द है वो नाउन की जगह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। सेम सेंटेंस सामने वाला देखिए, सम शुगर इज लेफ्ट इन द बॉक्स, तो देखिए सम के बाद शुगर नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सम है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑल इज वेल। नेक्स्ट है ऑल नोटबुक्स आर कवर्ड, तो फर्स्ट सेंटेंस जो सेकंड वाला सेंटेंस है जिसमें हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं उसमें ऑल के बाद कुछ नहीं आ रहा है, यानी सीधा वर्ब दे दी गई है, यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ऑल नोटबुक्स में ऑल जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह एनीबडी कैन डू दिस, एनी बॉय कैन डू दिस, वन ऑफ अस विल ड्रॉप यू देयर, ही विल अचीव हिज टारगेट वन डे। तो इसी तरह ये डिफरेंस जो है इसको क्लियर करने के बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पहचानने में। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो देखिए इंटेरोगेशन का मतलब ही क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं उनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हु इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस हु आर यू। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को पूछने के लिए हमने हु जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग किया है। लाइक मोस्ट अदर प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स इन सेंटेंस। तो ये तो जब से हमने प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था, फ्रॉम द सेम डे आई एम टेलिंग यू कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के जगह पर काम आते हैं। Usually an interrogative pronoun is the first word in an interrogative sentence which always ends in a question mark। तो देखिए अगर शुरुआत में ही यूज किया जा रहा है और उसका एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क से हो रहा है तो वहां पे इसको यूजुअली इसी तरह यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, What is your intention? तो देखिए what जो है यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एंड जो है इस सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। Where is your school? इस सेंटेंस में भी where जो है वो इनिशियली यूज किया गया है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। एक और चीज भी है, a sentence that is using an interrogative pronoun to ask an indirect question may note and in a question mark। तो अगर indirect question पूछा जा रहा है और उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगे, कैसे ये देख लेते हैं। I wonder who will dance tomorrow। तो देखिए इसमें क्वेश्चन तो पूछा गया है पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है she asked us what we wanted for dinner। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है बट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, बट इनमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज किया गया है। देख लेते हैं एक और चीज है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं केस के बारे में आपको बता रही हूँ। केस का जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीटली आइसोलेशन में डिस्कस करेंगे, मतलब पर जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में पता चलता रहे तो ये भी सही रहेगा। हु इज नॉमिनेटिव केस, तो हु जब भी यूज होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। ये इस तरह का मतलब सिस्टम होता है कि कौन सा शब्द जो है वो कौन सी जगह पे आ रहा है या कौन से केस में आ रहा है, इसी से उनका केस डिसाइड होता है। तो हु जो है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज जो है वो पॉजेसिव केस में यूज होता है। एग्जाम्पल्स तीनों के देख लेते हैं। हु गेव यू दिस बुक, तो देखिए ये नॉमिनेटिव केस में है। हुम डिड यू गिव दिस मनी टू, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है। और आई फाउंड अ पेन हुज इज दिस, तो यहाँ पे पोजेशन जो है उसको पूछा जा रहा है या क्वेश्चन के थ्रू पोजेशन को पूछा जा रहा है, तो ये पोजेसिव केस में है। अब थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं यूज ऑफ व्हाट एंड व्हिच। व्हाट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड टू बी एन ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट।
अब देखिए व्हाट जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है जहां पे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको या तो ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सपेक्ट किया जाएगा या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कंसेप्ट के रूप में एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज मदरहुड, तो आप ये मदरहुड जो शब्द है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका जो आंसर है वो भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ही होगा, ठीक है। या कोई सिंपल सा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है दैट व्हाट इज कार, है ना, व्हाट इज अ मशीन, तो इसका एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका आंसर मिल सकता है हमें। और दूसरा जो है which is used to ask question where there are multiple choices or possibilities as to what the answer could be। तो देखिए यहाँ पे sense of selection आता है जहाँ पे हमारे पास multiple choices होती हैं और उनमें से हमें आंसर देना होता है। क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि which is your mother। देखिए कोई unknown person है, आप खड़े हैं, दो औरतें सामने खड़ी है, तो definitely he can ask you that which is your mother, मतलब आपके पास चॉइस है, मतलब वो दो में से एक पूछ रहा है, चार में से एक भी पूछ सकता है ना। तो इसमें यही है कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होती है और पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इनमें से आप कौन सा आंसर देंगे, तो यहाँ पे सेंस ऑफ सिलेक्शन आता है। नेक्स्ट हम करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो शब्द है म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये ही इसी प्रोनाउन का आधार है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन refer to a situation where someone or something performs an action on others and receive the same action in return। तो देखिए म्यूचुअल हो गया ना कि सेम जो एक्शन है उसको परफॉर्म किया जा रहा है और सेम एक्शन है उसको रिसीव भी किया जाएगा या किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेविड एंड सैम हेल्प्ड ईच अदर। तो देखो एक दूसरे ने हेल्प की ना, डेविड ने भी सैम की हेल्प की और सैम ने भी डेविड की हेल्प की, तो हो गया ना म्यूचुअल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है द स्टाफ मेंबर्स सपोर्टेड वन अनदर। तो देखिए अब सब स्टाफ मेंबर है भाई, अगर आप में से कोई जॉब भी कर रहा है तो भी आपको पता होगा कि स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए सभी का म्यूचुअल इसमें रिलेशनशिप रहता है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहता है। एक और चीज देख लेते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बिकॉज दे एक्सप्रेसेस म्यूचुअल और रेसिप्रोकेटेड रिलेशनशिप। दे कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट और कंपाउंड प्रोनाउंस। तो देखिए कंपाउंड प्रोनाउंस हैं क्योंकि दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, दो शब्द मिलके प्रोनाउन का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कंपाउंड प्रोनाउंस इनको कहा जाएगा, बट दे वर्क एज अ सिंगल यूनिट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर। शेक्सपियर का प्ले है रोमियो एंड जूलियट, जिसने नहीं पढ़ा है जरूर पढ़िएगा। दूसरा सेंटेंस है द टू राइवल्स किल्ड ईच अदर। दो जो दुश्मन हैं उन्होंने एक दूसरे को मारा। और द बोर्ड मेंबर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, द स्टूडेंट्स मेड जोक्स अबाउट वन अनदर। Reciprocal pronouns typically only make grammatical sense when they are used as object। तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज होते हैं। दिस मीन्स दैट वी यूजुअली डू नॉट पुट अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज। तो इनको सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज किया जा सकता। सेंटेंस देखते हैं, करेक्ट सेंटेंस देखिए पहले, टॉम एंड सैम आर फ्रेंड्स, दे स्माइल एट ईच अदर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। अब इनकरेक्ट देखिए, टॉम एंड सैम आर फ्रेंड्स, ईच अदर स्माइल्ड एट देम। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इस तरह से इनका यूज नहीं होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस भी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसमें देखिए सेंटेंस पढ़ती हूँ मैं पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। टॉम एंड सैम किल्ड ईच अदर, इसका मतलब क्या है देखो, दिस सेंटेंस मीन्स टॉम किल्ड सैम एंड सैम किल्ड टॉम, मतलब दोनों ने एक दूसरे को मारा है, टॉम ने सैम को मारा और सैम ने टॉम को मारा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है, टॉम एंड सैम किल्ड देमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कर चुके हैं, नहीं देखा है वीडियो तो वो पहले देख लीजिएगा ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो टॉम एंड सैम किल्ड देमसेल्फ, दिस सेंटेंस means that Tom killed himself and Sam killed himself। भाई सीधी सीधी बात है, दोनों ने सुसाइड किया है, ठीक है, खुद को मारा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। एक और चीज देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू यूज ईच अदर एंड वन अनदर एज पोजेसिव वर्ड्स। तो इनको पोजेसिव केस में भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द लेडीज लुक्ड ओवर ईच अदर
ईच अदर्स ड्रेसेस, हे भगवान, ये तो हर शादी में होता है। लेडीज जाती हैं शादी में और एक दूसरे की ड्रेसेस को बिल्कुल घूर घूर के देखती हैं, अरे इस कलर की तो मेरे पास है ही नहीं, इस कलर की तो इस बार मैं बनवाऊंगी। तो ये तो होता ही होता है। और इसमें देखिए द लेडीज लुक्ड ओवर ईच अदर्स ड्रेसेस, तो देखिए ईच अदर्स यहाँ पे पोजेसिव केस में यूज हुआ है। डी मैंने बड़ा लगा दिया है, इसको मिस्टेक मान रही हूँ मैं, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, डी छोटा ही आएगा यहाँ पे। द ट्रेडर्स एग्रीड टू रिस्पेक्ट वन अनदर्स पॉलिसीज, तो यहाँ पे भी देखिए ईच अदर और वन अनदर दोनों जो है वो पोजेसिव केस में यूज हो रहे हैं। हाँ भाई, एक चीज और बता देती हूँ, ये आपने देखा है ना कि रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर, द टू फ्रेंड्स, है ना, टू राइवल्स किल्ड ईच अदर। इसमें देखो जहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है वहां पे हम ईच अदर का यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही है वहां पे हम जनरली वन अनदर की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे सिर्फ दो बंदों की बात होगी, दो लोगों के आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होंगे, वहां पे हम ईच अदर का प्रयोग कर रहे हैं, और दो से ज्यादा है तो वन अनदर का प्रयोग कर रहे हैं। बट इस चीज के एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के जो प्रोनाउंस रहते हैं उनको अगले वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।